फ्रेंड्स, सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे मैं दीपिका आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, ग्रह के बारे में हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, उसकी परिभाषा हम लोगों ने उससे परिचय कर लिया था हमने। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगले 2 वीडियोस में हम ये ग्रह को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद उपग्रह लेकर के ये ब्रह्मांड वाला टॉपिक हम पूरा खत्म करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमने सबसे पहले कहा था, इसकी परिभाषा के तौर पे हमने देखी थी एक तो सामान्य परिभाषा, और उसके बाद जो हमने देखी थी जो वर्तमान में भी लागू है, IAU की परिभाषा, IAU के द्वारा दी हुई परिभाषा, जो कि इसने 26वीं बैठक में दी थी 2006 में। तो इस परिभाषा के अंतर्गत हमने क्या देखा था, इन्होंने 3 चीजें बताई थी जो कि लागू होगी तो वो ग्रह कहलाएगा, वो आकाशीय पिंड ग्रह कहलाएगा। कब? जब ये 3 बातें लागू होगी उसके ऊपर। तो पहली चीज है कि वो किसी भी तारे की परिक्रमा करता हो। डायरेक्ट लिखे हम, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, निश्चित द्रव्यमान हो। और निश्चित आकार हो, मतलब इतना द्रव्यमान हो कि वो अपना एक निश्चित आकार में ही रहे। तीसरी बात ये थी कि उसकी एक निश्चित कक्षा हो, मतलब वो एक अपने स्पेसिफिक ऑर्बिटल पाथ में ही घूमे। तो ये परिभाषा थी ग्रह की, जो कि IAU ने दी थी। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने दी थी 2006 में अपनी 26वीं बैठक में। तो ये हमने परिभाषा देखी। इसके बाद ग्रहों की विशेषताएं देखते हैं। ग्रहों की विशेषताएं अगर हम देखें तो हम डीप में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा कोई फैक्ट छूटे नहीं। ये एक एक बातें जितना मेरा बेस्ट हो पा रहा है उतना मैं आपको बताती जा रही हूँ। विशेषताएं अगर देखें तो पहली बात तो ग्रह की विशेषता अगर हम देखें तो इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये तारे और सूर्य के प्रकाश से चमकता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, कैसे चमकते हैं? तारे और सूर्य के प्रकाश से। अब तारे और सूर्य में कहां से प्रकाश आता है? तो मैं आपको एक पहले बता चुकी थी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उस प्रकाश से ग्रह चमकते हैं। इन पे इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है तारे और ग्रह में। तारे और ग्रह में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इनका स्वयं का प्रकाश होता है और इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। और यदि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर कोई जीवन संभव नहीं हो पाता, इसलिए इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। दूसरी बात, वर्तमान में हमारे पास में कितने हैं? 8 ग्रह हैं। 26वीं बैठक जो हुई थी 2006 में, उसके पहले हमारे पास में 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें प्लूटो भी शामिल था। पर 26वीं बैठक के बाद में हमारे पास 8 ग्रह रह गए हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब बौने ग्रह पढ़ेंगे हम उसमें। तो अभी हमारे पास में 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से हैं, क्रम में लिखे हुए हैं। तीसरी चीज ये है ग्रहों की विशेषताओं में कि सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है इनका परिक्रमण काल, इनकी जो परिक्रमण अवधि होती है कि ये कितनी समय में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो वो जो परिक्रमण काल होता है वो सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। तीसरी विशेषता ये होगी। और हम देखें आगे तो इसके बाद हम पहले ले लेते हैं इनके प्रकार। प्रकार के बारे में देखें ग्रहों के, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, या बोलते हैं इनको आंतरिक ग्रह,
हैं आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। अब सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देती हूँ, जिसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये है हमारा सूर्य, प्रकाशीय भाग। तो एक बात और कि सूर्य जो है वो मुख्य है, पहली बात तो ये। और मुख्य क्यों है? क्योंकि पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान से जो सूर्य का द्रव्यमान है वो कितना है? 99.8%। सूर्य का द्रव्यमान हमारे पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.8% है, इसलिए सूर्य मुख्य है। और दूसरी बात की इसका इतना द्रव्यमान होने के कारण इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज्यादा है। जो ग्रेविटी है वो बहुत अधिक है। और यही कारण है कि ये जितने भी ग्रह हैं यहाँ पर, उन सबको एक निश्चित कक्षा में बांधे रखता है। क्यों बांधे रखता है? क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सारे ग्रह को निश्चित कक्षा में बांधे रखता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्रम से। पहले आएगा बुध, मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह। इसके बाद में हमको देखने को मिलती है एक पट्टी, जिसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद में आते हैं आगे के ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद हमको फिर से एक बर्फ की या कहें डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों की एक और पट्टी देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सुपर बेल्ट। सुपर बेल्ट बोलते हैं। और इसी क्यूपर बेल्ट में एक ग्रह होता है, यहाँ पर एक आकाशीय पिंड बोले, हम ग्रह नहीं बोलेंगे इसको, आकाशीय पिंड है, जिसको जो क्या है प्लूटो। वो जो प्लूटो था जिसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है वो यही था, मतलब यही है उसकी स्थिति, पोजीशन उसकी यही है। कहाँ है? क्यूपर बेल्ट में। तो क्यूपर बेल्ट में जो आकाशीय पिंड देखने को मिलता है वो प्लूटो है। और इसके बाद में के बाहर, इस क्यूपर बेल्ट के बाहर जो आकाशीय पिंड देखने को मिलता है उसका नाम है एरिस। फिर आप इसका नोट कर लीजिए, इसके बाद में आपको आगे समझाती हूँ। तो ये है सूर्य, इसका द्रव्यमान है 99.8%। किसके द्रव्यमान से? पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.8% है, इसलिए इसकी ग्रेविटी ज्यादा है। इसकी ग्रेविटी ज्यादा है इसलिए इसने इन सारे ग्रहों को एक निश्चित कक्षा में बांध रखा है। इसकी कक्षा इस हिसाब से, इन सब की जो कक्षाएं हैं इसी निश्चित कक्षा में इसको बांध रखा है। यहाँ बीच में हमको क्षुद्र ग्रह पट्टी देखने को मिलती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेपच्यून के बाद में जो पट्टी हमको बर्फ की पट्टी देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। और उसी क्यूपर बेल्ट में प्लूटो आता है और क्यूपर बेल्ट के बाद में एरिस पड़ता है। ये 2 आकाशीय पिंड है। तो मैं इसको मिटा रही हूँ। और यहीं से एक सीधी सी चीज है कि इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह और इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। अब एक तो कंडीशन दिख रही है क्योंकि बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है, तो ये इन दोनों को डिवाइड कर रही, विभाजित कर रही है। तो ये जो पहले के ग्रह है इनको आंतरिक ग्रह बोलेंगे, ये जो बाद के ग्रह है इनको बाह्य ग्रह बोलेंगे। एक बात तो ये होगी। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हुए हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी के पहले के ग्रह हैं। और या आप ये बोले कि शुरुआत के 4 ग्रह हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह बोला गया है। दूसरी चीज कि ये बहुत ठोस होते हैं। ठोस होते हैं ये, इनका जो क्रस्ट होता है, इनकी जो भू पटपटी होती है वो बहुत ठोस होती है। इनका जो क्रस्ट होता है वो ठोस होता है। और इनका जो कोर होता है, केंद्र जो होता है, वो हेवी मेटल का बना होता है। इसमें क्या होती है? भारी धातुएं होती है केंद्र में, तो इसलिए इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इसके बाद में जो बाह्य ग्रह, अब बाह्य ग्रह जो है ये तो साधारण सी बात है कि अगर पूछे कि बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं तो आप बाद के जो 4 ग्रह हैं उनका नाम बताएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनका नाम बताएंगे।
पर इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं गैसीय दानव, एक होते हैं बर्फीले दानव, और एक होते हैं बौने ग्रह। यहाँ हम पढ़ेंगे बौने ग्रह के बारे में। तो गैसीय दानव में आ जाते हैं हमारे बृहस्पति और शनि। बर्फीले में आ जाएंगे अरुण और वरुण। और बौने ग्रह में, अब मैं ये बौने ग्रह आपको तब बताऊंगी जब हम बौने ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको नाम लिख देती हूँ बौने ग्रह में। एक तो हो गया है प्लूटो, एक है एरिस, एक है मैकमैक, एक है सेरेस और एक है होमेर। ये 5 बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इनको हम उधर डिस्कस करेंगे, अभी इसके बाद टॉपिक लेंगे बौने ग्रह का। तो इन सभी में जो बाद वाले ग्रह हैं, बाह्य ग्रह जो हैं, ये सभी में गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इनको सभी को बोलेंगे गैसीय ग्रह। अगर क्वेश्चन पूछे बाह्य ग्रह कौन से हैं तो आप इन चारों का नाम लिखेंगे। अगर पूछे गैसीय ग्रह कौन से तो भी इन चारों का नाम लिखेंगे। पर ज्यादा मात्रा में अगर बहुत डीप में पूछे तो गैसीय दानव कौन है तो फिर बृहस्पति और शनि बताएंगे, और बर्फीले अरुण वरुण, क्योंकि इनमें बर्फ ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इनमें गैस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और अब टॉपिक आएगा अगला बौने ग्रह। तो ये होते हैं प्रकार, ग्रह के प्रकार देखे हमने। इसके बाद मैं पहले बौने ग्रह बताती हूँ आपको। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो प्लूटो है उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया है। जो पहले की सामान्य परिभाषा थी उसमें वो लागू होता था, और जो नई परिभाषा बनी है उसके हिसाब से जो प्लूटो की कक्षा थी वो कभी नेपच्यून में घुस जाती थी, इस तरीके से उसकी कक्षा निश्चित नहीं थी। तो आईएयू की परिभाषा से अगर अब हम आईएयू के द्वारा जो बौने ग्रह की परिभाषा दी गई, इसके पहले जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, जो 3 बातें देखी थी वो ग्रह के लिए थी, अब जो हम देखेंगे वो बौने ग्रह के लिए। तो बौने ग्रह क्या होते हैं? ये होते हैं पहला निश्चित द्रव्यमान हो, निश्चित आकार हो। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करें। तीसरा, अब ये जो तीसरी और चौथी कंडीशन है, ये 2 कंडीशन तो फिक्स हो रही ग्रह के हिसाब से, निश्चित आकार और निश्चित द्रव्यमान तो ग्रहों का भी था। सूर्य के चारों ओर तो वो भी घूम रहे थे, तो ये 2 चीज तो यहाँ पर सही है। पर तीसरी कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखी थी कि निश्चित कक्षा हो, एक निश्चित कक्षा में वो घूमे, यहाँ पर आएगा निश्चित कक्षा न हो, क्योंकि प्लूटो की कोई निश्चित कक्षा नहीं है, इसलिए ही उसी को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया और बौने ग्रह की श्रेणी में डाला है। तो बौने ग्रह की परिभाषा में जो अगली कंडीशन आती है वो आती है कि निश्चित कक्षा ना हो। तीसरी चीज, कोई उपग्रह ना हो। आप बोलेंगे कि उपग्रह तो ऐसा देखा जाए तो शुक्र का भी नहीं है, बुध का भी नहीं है, तो फिर वो बौने ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास निश्चित कक्षा है। ग्रह की परिभाषा में उपग्रह के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है, इसलिए उपग्रह की बात सिर्फ बौने ग्रह के लिए की गई है कि जो बौने ग्रह है उनका कोई उपग्रह नहीं होना चाहिए। समझ में ही बात? तो बौने ग्रह की निश्चित कक्षा भी नहीं हो और बौने ग्रहों के पास में कोई उपग्रह भी नहीं हो। ग्रह की बात हम नहीं करेंगे। ग्रह के लिए जो 3 चीजें बताई थी वो 3 चीजें जो फिट हो रही है वो ग्रह कहलाएगा, और ये 4 चीजें जिसमें आ रही है वो बौना ग्रह कहलाएगा। तो प्लूटो में ये चीज आ रही है, ठीक है। अब हमने जो देखा था कि क्यूपर बेल्ट के बाद में जो एरिस देखा था हमने, उसको भी बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो उसको बौने ग्रह की, तो एक फैक्ट वहां से बन के आता है कि जो सबसे बड़ा बौना ग्रह है हमारे सौरमंडल में, सबसे बड़ा बौना ग्रह तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा बौना ग्रह है एरिस। पर सबसे पहले खोजा गया है प्लूटो को, यहीं से डेफिनेशन चेंज हुई है प्लूटो से ही। प्लूटो के कारण ही डेफिनेशन बदली थी और बौने ग्रह की श्रेणी में उसको रखा गया था। सबसे पहले उसको रखा गया, उसके बाद इसकी खोज हुई है। इसकी खोज हुई है 2005 में। तो
सबसे बड़ा बोना ग्रह एरिस है, दूसरा सबसे बड़ा है प्लूटो। उसके बाद मैंने आपको 2-3 नाम बताए थे, ये सब बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो ये बोने ग्रह के बारे में हो गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक लेंगे हम लोग वो है गति। तो 2 प्रकार की गति होती है, एक होती है घूर्णन गति, हम रोटेशन बोलते हैं, और एक होती है परिक्रमण गति, तो हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो जो गति है अच्छा, एक चीज और, हमने जो ग्रहों की विशेषताएं पढ़ी है उसमें हम एक विशेषताएं और जोड़ सकते हैं कि जो शुक्र और अरुण है, शुक्र व अरुण, वीनस और यूरेनस, ये जो है ये जो अपनी जो परिक्रमा लगाते हैं वो लगाते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। सूर्य भी पूर्व से पश्चिम परिक्रमा लगाता है, ये भी पूर्व से पश्चिम परिक्रमा लगाते हैं। और बाकी जो शेष ग्रह हैं, बाकी जो 6 ग्रह हैं शेष, वो सब लगाते हैं पश्चिम से पूर्व। तो ये भी एक विशेषता है ग्रहों की, तो ये भी विशेषताओं में जोड़ लीजिए। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम परिक्रमा लगाते हैं, अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य भी क्या लगाता है, पूर्व से पश्चिम, ये कोई विशेषता होगी। अब घूर्णन गति, तो घूर्णन गति क्या होती है, जब कोई आकाशीय पिंड अपनी स्वयं की अक्ष पर घूमे, अपनी स्वयं की अक्ष पर गति करे तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। और यदि किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करे तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति जब परिक्रमा करे, जैसे कि जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करे, जैसे पृथ्वी, हम पृथ्वी को लेते हैं, यहाँ पर पृथ्वी को लें तो पृथ्वी सूर्य की क्या कर रही है, चारों तरफ से परिक्रमा कर रही है सूर्य की, तो वो उसकी हो जाएगी परिक्रमण गति। और जब वो खुद की अक्ष पर घूम रही है, खुद की अक्ष पर जब वो घूमेगी पश्चिम से पूर्व, खुद के अक्ष पर जब घूमेगी तो उसको हम बोलेंगे घूर्णन गति। अब पृथ्वी की घूर्णन गति का जो पीरियड है वो कितना है, मतलब पृथ्वी कितने समय में अपना एक घूर्णन पूरा करती है, अपने अक्ष पे कितने समय में घूमती है, तो वो घूमती है 23 घंटे 56 मिनट से में वो उसका एक घूर्णन पूरा होता है। और परिक्रमा कितने समय में लगाती है, तो 365 दिन, सामान्यतः 365 दिन और 6 घंटे में इसकी एक परिक्रमा होती है सूर्य के चारों ओर, वो एक चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटे में। अब ये 365 दिन और 6 घंटे का मतलब, जो 6 घंटे हैं ये 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे यानी कि एक दिन। तो ये हर 4 साल में हमारे पास, हमको पता है कि फरवरी 29 दिन की हो जाती है और दिन कितना हो जाता है, 366 दिन हो जाते हैं। तो ये है वो 6 घंटे एक्स्ट्रा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको टेबल के फॉर्म में पूरा लिखवा देती हूँ सारे ग्रह की परिक्रमण गति और घूर्णन गति क्या क्या है, तो हम अगला देख लेते हैं। तो ये फिर घूर्णन गति है और परिक्रमण गति है इन सारे ग्रहों की, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बुध 58.8 डेज में अपने अक्ष पर घूमता है, शुक्र 243.7 दिन में घूमता है, पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट में, मंगल 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड में अपने अक्ष पर घूमती है, बृहस्पति 9.55 घंटे में घूमता है, शनि 10.32 घंटे में अपनी घूर्णन गति पूरी करता है, अरुण 17.24 घंटे में और वरुण 16.11 घंटे में। अब इसमें से घूर्णन गति में से अगर फैक्ट निकलते हैं ये वाले, तो ये सबसे अधिक घूर्णन गति कौन से ग्रह की और सबसे कम घूर्णन गति कौन से ग्रह की, तो सबसे अधिक घूर्णन गति है शुक्र की, सबसे कम है बृहस्पति। मतलब कि बहुत ही कम समय में जो बृहस्पति है वो अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा लेता है, और जो शुक्र है वो सबसे ज्यादा समय लेता है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में। ये जो घूर्णन गति है ये पूरा एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है ग्रहों के, कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उस हिसाब से इनकी स्पीड के ऊपर इनकी घूर्णन गति होती है। और परिक्रमण गति का मैंने आपको बताया था कि ये सूर्य से दूरी के क्रम पर निर्भर करते हैं, कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका परिक्रमण काल बढ़ेगा। तो सबसे कम परिक्रमण काल होता है बुध का और सबसे ज्यादा होता है नेपच्यून का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर है सूर्य से और ये सबसे ज्यादा पास में है। इसका 88 डेज। इसके बाद में शुक्र का है 227.7 दिन, पृथ्वी हमारे 365.24 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है, मंगल है 686.98 दिन में, बृहस्पति 11.86,
वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। शनि 29.46 वर्ष में, अरुण 84.02 वर्ष में, और जो नेपच्यून है वो सबसे ज्यादा समय लेता है सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में, जो कि 164 या राउंड फिगर में बोले तो 165 वर्ष करीब लेता है वो। तो ये पूरा आपको पूरी गलती हो गई है। तो हमारा यहाँ तक का ग्रहों के बारे में जो पहला स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने क्लियर करते हैं। इसमें जितने भी फैक्ट्स बनते हैं ये सारे आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये आपके बहुत काम आएंगे। इसके बाद हम एक के बाद एक ग्रह को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो बुध, शुक्र, ये सारे हम अगले 2 वीडियोस में इनको कंप्लीट कर देंगे। और हमारा ब्रह्मांड टॉपिक हम उपग्रह को पढ़ करके और कुछ आकाशीय पिंड और हैं छोटे मोटे, इनको हम अगले 2 पूरे वीडियो में लेकर के बारीक से बारीक चीजें इनके बारे में जानेंगे, ताकि आपके कोई भी फैक्ट्स छूटे ना। आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसको हम यही खत्म करते हैं। अगला वीडियो में हम जल्दी लेकर के आएंगे। जैसे हमको समय मिलता जा रहा है वैसे हम आपके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन के चलते थोड़ा परेशानी आ रही है, पर हम जैसा भी हमारा बेस्ट दे पाएंगे हम देंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और कि आप सब्सक्राइब करने में शायद आपको सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो जब सब्सक्राइब करते हैं तब आप ऑल पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो पर्सनलाइज पे क्लिक कर रखा होगा आपने, उसको आप ऑल कीजिए, तो आपको जो सारे वीडियोज हैं उन सबके नोटिफिकेशन मिलेंगे। और प्लस आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। और चैनल इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।